नमस्कार दोस्तों, बहुलक प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 लेके आए हैं। जो पहले पार्ट में हमने 15 सवाल बहुलक से संबंधित, पॉलीमर से संबंधित कर लिए थे। तो आगे के प्रश्न अपन देखते हैं। निम्न में से कौन जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है? तो जंतुओं के लीवर में अगर हम बात करें तो लीवर में जो संग्रहित रहता है वो रहता है ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा डी जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो यहां आंसर जाएगा ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुलकों के बारे में कौन सा कथन या क्या सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बहुलक कोई आवेश नहीं रखते। तो ये बिल्कुल सही है। बहुलक की शांता जो है वो उच्च होती है। शांता पढ़ चुके हैं। शांता गुणधर्म है जो बहने का विरोध प्रतिरोध करता है। तो बहुलक की शांता उच्च होती है, सही कथन है। इसके बाद में बहुलक प्रकाश फैलाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। बहुलक कम अणुभार वाले होते हैं, ये कथन जो है ये गलत है। बहुलक का जो अणुभार है वो उच्च अणुभार होता है, उच्च अणुभार होता है। बहुलक में कार्बन संख्या 12 से लगभग 18 तक होती है और बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनते हैं। बहुत सारे मोनोमर इकाइयों से मिलकर बनते हैं। ये कुछ अन्य गुणधर्म बहुलक के हैं। तो बहुलक का ये कोई आवेश नहीं रखता, शांता उच्च होती है, बहुलक प्रकाश फैलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनते हैं। कार्बन जो है संख्या वो 12 से लगाकर 18 तक रहती है और उच्च अणुभार वाले अणु होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ताप दृढ़ बहुलक है। ताप दृढ़ बहुलक जिसे हम थर्मोसेटिंग भी कहते हैं। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो जाएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट के साथ में मेलेमाइन, मेलेमाइन फार्मेल्डिहाइड, मेलेमाइन फार्मेल्डिहाइड भी एक ताप दृढ़ बहुलक है। अगर अपन को प्रश्न पूछे ताप दृढ़ बहुलक के उदाहरण कौन कौन से, तो एक तो होगा बेकेलाइट और एक होगा मेलेमाइन फार्मेल्डिहाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से होमोपोलीमर बहुलक है। होमोपोलीमर की अगर हम बात करें तो होमोपोलीमर में जो ब्यूटाइल रबड़ होता है वो होमोपोलीमर रबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं वो कहलाते हैं। तो बहुलक में अपन जो प्रकार देखते हैं, या तो ताप सुनम्य जो है वो गर्म करने पर नरम हो जाते हैं, और जो गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं, वापस अनुत्क्रमणीय रूप से बदलते नहीं हैं, तो वो होते हैं ताप दृढ़ बहुलक। तो यहां पर हमारा जो आंसर जाएगा नरम हो जाते हैं, तो ताप सुनम्य बहुलक। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वे पॉलीमर हैं जिन्हें वापस दूसरे रूप में ढाला नहीं जा सकता। तो यहाँ ये पीवीसी गलत आ गया है। पॉलीथीन थर्मोसेटिंग का उदाहरण नहीं है। पीवीसी, पॉलीथीन, नियोप्रीन नहीं है। यहाँ जो आंसर जाएगा वो है बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग, जिसे हम कह सकते हैं ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है। तो यहाँ एक आंसर अपने को थोड़ा चेंज है, पीवीसी नहीं है। यहाँ आंसर जाएगा बेकेलाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। न चिपकने वाले भोजन बनाने वाले बर्तनों में जो बहुलक उपयोग में लिया जाता है वह बहुलक कौन सा है? पॉलीस्टाइरिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पॉलीथीन, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो टेट्राफ्लोरोएथीन है, टेट्राफ्लोरोएथीन है, इसका अगर हम बहुलीकरण कराएं तो जो बहुलक बनता है वो बनता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। और ये टेट्रा बोले तो विज्ञान में टेट्रा से तात्पर्य होता है चार। चार क्या चीज है? तो फ्लोरीन, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोरो। और 2 कार्बन वाले चेन है जिसको बोलेंगे हम एथीन। और इसका बहुलीकरण कराने पर जो बनेगा वो बनेगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। इस पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन को ही हम टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। तो जो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं, न चिपकने वाले बर्तन होते हैं, उसमें टेफ्लॉन बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर जो आंसर है अपना वो बी राइट होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। अगला प्रश्न देखते हैं।
टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी है। हमने इससे पहले बहुलक के बहुलकीकरण के आधार पर प्रकार देखे थे। तो बहुलक के जो बहुलकीकरण के आधार पर प्रकार हैं वो दो हैं। अगर हम बात करें बहुलकीकरण के आधार पर प्रकार, बहुलक के बहुलकीकरण के आधार पर प्रकार, तो उसमें जो आंसर जाएगा अपना वो है समबहुलक। वापस देखते हैं है क्या। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और नियोप्रीन की। तो जो बहुलकीकरण है उसके आधार पर बहुलक के दो प्रकार हमने बांटे थे, एक योगात्मक और दूसरा संघनन। संघनन वह बहुलक है जिसमें जब दो अणुओं को जोड़ा जाता है तो कोई अणु बाहर मुक्त होता है। तो इसका अपन ने उदाहरण लिया था, वो लिया था नाइलॉन 66। योगात्मक बहुलक को हमने दो भागों में बांटा था, एक था समबहुलक और दूसरा था सहबहुलक। तो समबहुलक वे बहुलक है जिसमें बहुलक के समान अणु आपस में जब योग करते हैं तो उसे हम कहते हैं समबहुलक, जबकि जो अलग अलग अणु अगर योग करते हैं तो वह कहलाता है सहबहुलक। बहुलक बनता है, योग होता है, लेकिन अलग अलग अणु साथ साथ चलते हैं। तो जो सहबहुलक का उदाहरण लिया था हमने वो लिया था ब्यूना N और ब्यूना S प्रकार के जो रबड़ हैं उसमें, जबकि समबहुलक में उदाहरण था टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है इसका निर्माण क्लोरोप्रीन से होता है। टेफ्लॉन जो है उसका निर्माण टेट्रा फ्लोरो एथीन से होता है। पॉलीस्टाइरीन का निर्माण स्टाइरीन से होता है। और इन स्टाइरीन का ही अगर हम बात करें C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये सूत्र है स्टाइरीन का। यदि इसका बहुलकीकरण कराया जाए इसी अणु का तो बन जाता है पॉलीस्टाइरीन। तो इस प्रकार ये भी समबहुलक हुआ। अगर हम करें क्लोरोप्रीन 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन को क्लोरोप्रीन के नाम से जानते हैं। यदि इसका बहुलकीकरण कराया जाए तो वह बदलेगा नियोप्रीन में। तो इसमें भी क्लोरोप्रीन के अणु का ही बहुलकीकरण हो रहा है। तो यह भी किस प्रकार का बहुलक हुआ? समबहुलक हुआ। तीसरा हमने देखा टेट्राफ्लोरोएथीन, टेफ्लॉन अपन देख चुके हैं। तो इस प्रकार टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और नियोप्रीन तीनों किस प्रकार के बहुलक होंगे? तो ये होंगे समबहुलक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेक्सी ग्लास जो है इसका व्यापारिक नाम या व्यापारिक नाम के रूप में इसे पॉलीमेथिल एक्रेलेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो यहां पर थोड़ा सा हम इस प्रश्न को इस तरह से भी देख सकते हैं कि बाकी बहुत आसान ऑप्शन है ये, क्योंकि प्लास्टिक कौन नहीं है? हम जानते हैं नाइलॉन 66 क्या है? एक तरह से रेशा है। नाइलॉन 66 जो है वो एक रेशा है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड ये प्लास्टिक है, टेफ्लॉन प्लास्टिक है, पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक है। तो ये तीनों प्रकार के जो प्लास्टिक में आते हैं, लेकिन नाइलॉन 66 रेशा है। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो नाइलॉन 66 जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। CF2 डबल बॉन्ड CF2 एक एकलक है। ये किसका एकलक है? ये प्रश्न अपन पहले भी देख चुके हैं अलग स्वरूप में। इसको हम कहते हैं टेट्रा यानी 4, क्लोरो यानी फ्लोरीन, 2 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे एथीन। टेट्रा फ्लोरो एथीन से जो बहुलक बनता है उसे कहते हैं टेफ्लॉन। न चिपकने वाले बर्तनों में इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न पहले भी हम देख चुके हैं अलग स्वरूप में। अगला प्रश्न, कुछ बहुलक जिनके पूरे नाम पहुंचे जाते हैं, जिनमें से PAN इसका नाम है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, PET पॉली एथिल
टरथेलेट, और यहां पर है PMMA, पी से यहां आएगा शब्द पोली मैथिल मैथ एक्रिलेट का ये बहुलक है, तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो ए आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यहां इस प्रश्न को देखते हैं अपन। अगर हम बात करें रबड़ की, अगर हम बात करें रबड़ की, तो रबड़ को दो प्रकारों में हम बांट सकते हैं। एक रबड़ प्राकृतिक रबड़ और दूसरा रबड़ संश्लेषित रबड़। जो संश्लेषित रबड़ होते हैं उन्हें हम नियोप्रीन, थाइकोल या थाइयोल, ब्यूना एन और ब्यूना एस, ये सभी जो रबड़ हैं ये संश्लेषित रबड़ हैं। अगर हम प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन जिसको हम 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन के नाम से जानते हैं। आइसोप्रीन जिसे हम 1, 2, 3, 4 अगर हम नाम देखें तो 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है, 1 और 3 कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, तो आइसोप्रीन जो है उसका आईपीएसी नाम बनेगा 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। और प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का सिस, जिसे हम कह सकते हैं समपक्ष हिंदी में, तो समपक्ष रूप है, सिस आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से टायरों और रस्सियों में क्या प्रयुक्त होता है? तो टायरों और रस्सियों के अंदर पॉलीएथिलीन बहुलक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्के पेय व शिशु द्वारा पी जाने वाली बोतल प्राय बनी होती है, तो यहां पर जो आंसर है वो है पॉलीयूरीथेन बहुलक की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेक्रोन एक उदाहरण है, तो डेक्रोन जो उदाहरण है वो है पॉलीएस्टर का। दोस्तों अगर हम बात करें डेक्रोन की तो डेक्रोन टरथेलिक अम्ल, टरथेलिक अम्ल की एथिलीन ग्लाइकोल के साथ यदि क्रिया कराई जाए, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ क्रिया कराई जाए तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं बहुलक प्राप्त होता है, वो डेक्रोन कहलाता है। डेक्रोन को ही हम दूसरे नाम में टेरिलीन के नाम से जानते हैं। अगर याद ना रहे तो हम याद रख सकते हैं, टरथेलिक अम्ल से क्या प्राप्त होता है, टेरिलीन प्राप्त होता है। यदि हम बात करें टरथेलिक अम्ल की तो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं और इसकी क्रिया होती है एथिलीन ग्लाइकोल से, एथिलीन ग्लाइकोल से, और यहां से जल का अणु जो है वो बाहर निकल जाता है, और यहां से जल का अणु बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार जो बहुलक बनता है वो बहुलक कहलाता है टेरिलीन या डेक्रोन। और इसमें जो बंध बनता है वो बंध बनता है COOR। ये जो बंध है इस बंध को हम एस्टर बंध के नाम से जानते हैं। इसमें जो बंध बनता है वो COOR है, इसीलिए ये किस प्रकार का बहुलक है तो इसको एस्टर बहुलक कहते हैं। तो पॉलीएस्टर का निम्न से जो उदाहरण डेक्रोन बनेगा तो पॉलीएस्टर का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन युक्त बहुलक है, तो नाइट्रोजन युक्त बहुलक जो है वो है नाइलॉन 6, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 के बारे में हमने कल भी देखा था। तो नाइलॉन 66 जो है वो हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन की यदि एडिपिक अम्ल के साथ क्रिया कराए, एडिपिक अम्ल के साथ क्रिया कराए, हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन होता क्या है तो CH2 6 और इसके दोनों ओर एमीन समूह, 2 एमीन समूह, इसलिए इसको बोलेंगे डाईएमीन हेक्सा मिथाइलिन। एडिपिक अम्ल क्या होता है CH2 4 और दोनों तरफ इसके कार्बोक्सिलिक समूह होता है
तो इसको हम कहते हैं एडिपिक अम्ल। तो इस प्रकार यहाँ से OH और इसका H बाहर निकलता है, तो जल का अणु बाहर निकल जाता है, जिसके कारण NH और CO, इस बंध को हम कहते हैं एमाइड बंध। एमाइड बंध का जो बहुलक बनता है वही बहुलक 6 कार्बन इसके और 6 कार्बन इसके, इसलिए इसको नाम दिया गया नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये जो NH एमाइड में है ये बहुलक के रूप में होता है। अगला प्रश्न बहुत आसान है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड या PVC का पूरा नाम बताइए। तो सिंपल है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC का पूरा नाम है। अपन PAN का PET का पूरा नाम पहले देख चुके हैं, तो PVC का पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो यहां C आंसर होगा अपना। अगला प्रश्न देखते हैं, LDPE निम्न घनत्व पॉलीथीन के निर्माण में निम्न कथनों में से सही कथन पर विचार कीजिए। दोस्तों देखते हैं, पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन को हम 2 रूपों में ले सकते हैं। एक वह पॉलीथीन जिसका घनत्व निम्न हो, जिसे हम LDPE के नाम से जानते हैं, लो डेंसिटी पॉलीएथीन। एक उच्च घनत्व पॉलीथीन, इसको HDPE के नाम से अपन जानते हैं। जो पॉलीथीन निम्न घनत्व वाली होती है, इसका घनत्व तो जो है घनत्व कम होता है, लेकिन गलनांक इसका ज्यादा होता है। गलनांक इसका ज्यादा होता है। जबकि उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन है, इसका घनत्व तो उच्च होता है, लेकिन इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसलिए जो पन्नियां बनाते हैं या बोतलें बनाते हैं, ये पन्नियां और बोतलें जो है वो उच्च घनत्व पॉलीथीन की बनती है। अगर हम बात करें पॉलीथीन का बनना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है एथीन के N अणुओं से CH2 और जो बहुलक बनता है ये बहुलक है पॉलीएथीन। पॉलीएथीन ये बना है 2 कार्बन वाले डबल बॉन्ड वाले एथीन से, तो यहां पर परिस्थितियों में अंतर के कारण ये बनता है। अगर हम बात करें LDPE की, तो यहां पर 6 से 7 एटमॉस्फेयर दाब और 330 से 470 केल्विन ताप पर LDPE का निर्माण होता है। रिएक्शन सेम है, परिस्थितियां बदल रही है। दाब कितना, 6 से 7 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना, 330 से 470 केल्विन। लेकिन अगर हमें HDPE बनाना है, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन का निर्माण करना है, तो अब जो दाब है, प्रेशर है, वो बढ़ जाएगा और 1500 से लगभग 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेंगे और 473 केल्विन ताप लेंगे। तो यहां पर हमारे को जो पूछा है वो पूछा है लो डेंसिटी पॉलीएथीन या निम्न घनत्व पॉलीथीन। तो यहां पर लो डेंसिटी के निर्माण में 6 से 7 एटमॉस्फेयर कहां पे आ रहा है, तो 6 से 7 एटमॉस्फेयर और 330 से 470 केल्विन ताप, तो डी हमारा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वापस वही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ना चिपकने वाले बर्तनों में या नॉन स्टिक बर्तनों में कौन सा बहुलक उपयोग में आता है, तो बहुलक है टेफ्लॉन। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बहुलक से संबंधित सभी प्रश्नों को लेके बहुलक टॉपिक पूरा कवर करने की कोशिश की है। आप इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जरूर अभ्यास कीजिए और लगातार टेस्ट देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।